वेलकम टू स्टडी आर्ट 11। आज हम पढ़ेंगे नहीं, जिएंगे। सो आर यू रेडी? घना जंगल, दो योद्धा और सामने है सबसे बड़ी चुनौती, यूपी पुलिस कांस्टेबल बनने की रेस। आज दरबार लगा है और यहां बैठे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के वॉरियर्स। आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप अब पुलिस की तैयारी कर रहे हो? कैसे तैयारी कर रहे हो? क्या पढ़ना, कितना पढ़ना है, क्या आपको पता है? कोई मुझे बताएगा एनीबॉडी, यूपी पुलिस में कितने जोन, रेंज और डिस्ट्रिक्ट हैं? और उनका हेड कौन होता है? देखिए फ्लो चार्ट में है, जोन से रेंज और रेंज से डिस्ट्रिक्ट, और हर डिस्ट्रिक्ट का हेड एक ऑफिसर है। यूपी पुलिस का मोटो क्या होता है, झंडा का कलर क्या है, और एसटीएफ, पीएसी, एटीएस, यूपीएसएसएफ का फुल फॉर्म क्या है? पुलिस का रैंक स्ट्रक्चर क्या है, एसएचओ और सीओ का रोल क्या होता है, अंतर क्या है, ये सब बताऊंगा। देखो, कांस्टेबल से शुरू होता है, फिर एसआई, इंस्पेक्टर और सीओ तक जाता है। इस टॉपिक से 2 से 3 सवाल पक्का आते हैं। अगर आपको पता नहीं है, आज एक ही वीडियो में सब तैयार करा दूंगा। अगर पूरा वीडियो देख लिया तो टॉपिक का मास्टर बना दूंगा, चुटकी में मैं तैयार करा दूंगा। एक्सपर्ट हैं जो इस पूरी पुलिस प्रणाली को एकदम बेसिक से एडवांस तक डीकोड करेंगे। हेलो सभी को। हाँ बिल्कुल, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेशन काफ़ी बहुत ज़रूरी होने वाला है। आज हम उस विशाल ढांचे को समझेंगे जिसे बाहर से देखने पर सिर्फ खाकी वर्दी ही नजर आती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 1। यहाँ पुलिस प्रणाली का परिचय और भारत एवं यूपी पुलिस की संरचना दी गई है। मतलब जो नए कैंडिडेट्स हैं उन्हें पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। पुलिस एक्ट के तहत एग्जाम पॉइंट याद रखें, यहाँ से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि एक्ट कौन सा था। अरे वाह, इतना पुराना इतिहास है इसका। और इसका जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है वो अब लखनऊ के गोमती नगर में सिग्नेचर बिल्डिंग में है ना, क्योंकि पहले तो शायद प्रयागराज में था। बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था प्रशासन के लिहाज से। इनका मोटो काफी प्रभावशाली है, सेवा, सुरक्षा और सहयोग। हाँ, और इनका झंडा दिवस 23 नवंबर को मनाया जाता है। 1952 में आज ही के दिन, मतलब उसी तारीख को, भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने यह झंडा प्रदान किया था। और इस झंडे के रंग लाल और नीले हैं। लाल रंग शौर्य का और नीला रंग शांति का प्रतीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना चाहिए। सही बात है। अब नेतृत्व की बात करते हैं। इस राज्य की पुलिस को आखिर चलाता कौन है? उसके लिए अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 3। यहाँ पुलिस हायरार्की की शुरुआत होती है। एक कंफ्यूजन पॉइंट ध्यान से समझें, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के बीच का अंतर। हाँ देखिए, चीफ सेक्रेटरी राज्य का प्रशासनिक प्रमुख होता है जो सीएम का सलाहकार होता है, लेकिन डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वो पुलिस बल का सर्वोच्च अधिकारी होता है। दोनों का रोल एकदम अलग है। यानी चीफ सेक्रेटरी एक तरह से राज्य रूपी कंपनी का सीईओ है और डीजीपी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। समझ आ रहा है? ये कॉर्पोरेट एनालॉजी काफी फिट बैठती है यहाँ पर। सही एग्जाम्पल दिया। इससे ये बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर समझने में बहुत आसानी होती है। चलिए अब बढ़ते हैं पेज नंबर 4 पर। यहाँ मैक्रो लेवल की बात है। राज्य को जोन, रेंज और डिस्ट्रिक्ट में कैसे बांटा गया है। यूपी में 8 जोन, 18 रेंज और 75 जिले हैं। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक याद रखने के लिए यहाँ स्लाइड में दी गई है। ट्रिक बहुत मजेदार है। ZRD बराबर AIS, यानी जी से जोन जिसका हेड एडीजी होता है, रेंज का हेड आईजी या डीआईजी होता है और डिस्ट्रिक्ट का हेड एसएसपी या एसपी होता है। अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 5। यहाँ माइक्रो हायरार्की यानी जिला और थाने की संरचना समझाई गई है। एसएसपी से लेकर कांस्टेबल तक का पूरा चेन यहाँ दिखाया गया है। हाँ देखिए, एसएसपी बड़े जिलों में और एसपी छोटे जिलों में हेड होते हैं। उनके नीचे आते हैं डीएसपी या सीओ, फिर इंस्पेक्टर, उनके नीचे एसआई, एएसआई, हेड कांस्टेबल और सबसे आखिर में कांस्टेबल। तो जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी एंट्री इस चेन में कहाँ होने वाली है, ये उन्हें इस हायरार्की को देखकर एकदम क्लियर हो गया होगा। सही बात है। जमीन पर असल में जो ड्यूटी करता है वो कांस्टेबल ही होता है। चलिए अब बढ़ते हैं पेज नंबर 6 पर। यहाँ रैंक से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल आता है। कंफ्यूजन पॉइंट ध्यान से समझें।
इंस्पेक्टर और सीओ इन दोनों के कंधों पर 3 स्टार होते हैं, तो बड़ा कौन है? ये सवाल बहुत लोगों को उलझाता है। देखिए, इंस्पेक्टर एक थाने का प्रमुख होता है, लेकिन जो सीओ यानी सर्कल ऑफिसर है वो डीएसपी रैंक का राजपत्रित यानी गजेटेड ऑफिसर होता है। ओह अच्छा, यानी सीओ के पास 3 से 4 थानों का कंट्रोल होता है। तो स्टार भले ही सेम हो, लेकिन पावर और टेरिटरी में सीओ बड़ा होता है। एकदम सही समझे। अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 7। यहाँ कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में विस्तार से दिया गया है। ये यूपी के 7 बड़े जिलों में लागू है, जैसे लखनऊ, नोएडा, कानपुर वगैरह। हाँ, और ये सिस्टम इसलिए लाया गया ताकि आपात स्थिति में फैसले लेने में देरी ना हो। इसमें पुलिस कमिश्नर जो एडीजी रैंक के होते हैं, उनके पास सीधे डीएम की कुछ शक्तियां आ जाती हैं, जैसे कर्फ्यू या धारा 144 लगाना। यानी उन्हें बार बार डीएम ऑफिस से रिटर्न परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पक्का बनेगा कि यूपी में कितने जिलों में ये कमिश्नरेट सिस्टम लागू है? 7 जिलों में। बिल्कुल। फटाफट एक्शन लेने के लिए प्रशासन में ये बदलाव बहुत जरूरी था। चलिए अब बढ़ते हैं पेज नंबर 8 पर। यहां पुलिस के कार्य और एफआईआर का रोल समझाया गया है। एफआईआर का जिक्र यहां स्लाइड्स में है, जो सीआरपीसी 154 और अब नए कानून बीएनएस 173 के तहत आती है। हाँ, और यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट कानूनी पहलू ये है कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य होती है। कोई भी मंत्री या बड़ा अधिकारी उन्हें रोक नहीं सकता। अगर अधिकारी रोकते हैं तो उल्टा उन पर ही कार्रवाई हो सकती है। ये सुनने में काफी ताकतवर लगता है। मतलब एक कानून ने एक शील्ड दी हुई है ताकि सिस्टम सही से काम करे। सही कहा, कानून सबके लिए बराबर है। अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 9। यहाँ से स्पेशल फोर्सेस का सिलसिला शुरू होता है, जैसे पीएसी, जिसका गठन 1948 में दंगा नियंत्रण के लिए किया गया था। और उसके बाद जब आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ने लगे तो 1970 में ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग बनाई गई। समय के साथ क्राइम बदलता है तो फोर्स को भी बदलना पड़ता है। एसटीएफ और एटीएस के बारे में पढ़ते हैं। 1998 में माफिया श्री प्रकाश शुक्ला के खात्मे के लिए एसटीएफ बनी थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है साल और फोर्स को लेकर। हाँ, एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स। और फिर 2007 में जब कचहरियों में ब्लास्ट हुए तब आतंकवाद से निपटने के लिए एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को लाया गया। तो ये सभी फोर्सेस किसी ना किसी बहुत बड़ी घटना के बाद ही अस्तित्व में आई हैं। सोचो, अगर आप पुलिस में हो तो इन स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बनना अपने आप में कितने गर्व की बात होगी। बहुत गर्व की बात है, और इनकी ट्रेनिंग भी उतनी ही एडवांस्ड होती है। अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 11, मॉडर्न फोर्सेस। यहाँ एसटीआरएफ, एस्पोर्ट और हाल ही में बनी यूपीएसएसएफ का जिक्र है, जो सिर्फ 2020 में आई। साथ ही यूपी 112 सिस्टम भी है। हाँ, यूपी 112 एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जहाँ पुलिस, फायर और एम्बुलेंस सभी एक ही नंबर पर उपलब्ध हैं। और जहां तक यूपी एसएसएफ की बात है, वो सीआईएसएफ की तर्ज पर मेट्रो और वीआईपी सिक्योरिटी को देख। पेज नंबर 12 पर यहाँ नागरिकों के साथ व्यवहार और खासकर महिला सुरक्षा पर स्लाइड है। यहाँ पिंक बूथ्स और वुमेन पावर लाइन यानी 1090 का वर्णन है। हाँ, और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 1090 पर शिकायत करने वाली महिला की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाती है। साथ ही स्कूल और पार्क के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड भी तैनात किए गए हैं। ये पॉइंट महिला सेफ्टी के लिहाज से बहुत अहम है। एग्जाम पॉइंट याद रखें कि ये 1090 सेवा कब शुरू हुई थी? 2012 में। सही कहा। साल और फोर्स का नाम मैच करने के क्वेश्चंस अक्सर बन जाते हैं। अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 13। यहाँ ट्रेनिंग सेंटर्स के बारे में जानकारी है, जैसे आईपीएस और पीपीएस की ट्रेनिंग मुरादाबाद के डॉक्टर बीआर अंबेडकर पुलिस एकेडमी में होती है। और जो पीएसए जवान हैं उनकी ट्रेनिंग सीतापुर में होती है। एक और जरूरी फैक्ट है, यहाँ आगरा में राज्य की सबसे पुरानी फॉरेंसिक लैब स्थित है। ओह, तो आगे चलकर जब इन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाएगा तो ट्रेनिंग कहाँ हो सकती है, उसका पूरा आइडिया यहाँ से मिल जाता है। बिल्कुल, ये डायरेक्ट उनके करियर से जुड़ी जानकारी है। चलिए बढ़ते हैं पेज नंबर 14 पर। पुलिस प्रणाली के फैक्ट्स का एक बहुत ही तेज रिवीजन करना। बिल्कुल। तो क्या होमगार्ड भी पुलिस का हिस्सा है? नहीं, एकदम नहीं। यही तो ट्रिकी पार्ट है। होमगार्ड मुख्य पुलिस बल का हिस्सा नहीं है। ये 1962 में बने थे और इनका काम पुलिस के सहायक के तौर पर होता है। अच्छा, मतलब वो मेन फोर्स में नहीं आते? बिल्कुल नहीं। इनका मोटो ही है निष्काम सेवा। तो ये पूरी तरह से एक सपोर्टिंग रोल में है। ठीक है। अब यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। क्या सच में कोई पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से मना कर सकता है?
अरे कोई नहीं कर सकता। सीआरपीसी की धारा 154 के तहत किसी भी कॉग्निजेबल अपराध की जानकारी मिलने पर एफआईआर दर्ज करना बिल्कुल अनिवार्य है। मतलब उनके पास मना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है? एकदम नहीं, ये उनका काम है। और तीसरा ट्रिकी सवाल जो स्लाइड में है वो है पुलिस कमिश्नर की रैंक को लेकर। हाँ, इस पर काफी कंफ्यूजन रहता है लोगों को। तो मैं बता दूं कि पुलिस कमिश्नर असल में एडीजी रैंक का अधिकारी होता है। और मजे की बात यह है कि कमिश्नरेट सिस्टम में इनके पास डीएम यानी जिला मजिस्ट्रेट की पावर आ जाती है। जहां टॉप 10 वन लाइनर्स दिए गए हैं, ये व्यवस्था को समझने के लिए बहुत बुनियादी तथ्य हैं। हाँ, तो मैं इन्हें एक एक करके बताता हूँ। पहला, यूपी पुलिस राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट का विषय है, जो 7वीं अनुसूची में आता है। और क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में है तो जाहिर है पुलिस का वेतन भी राज्य सरकार ही देती होगी, राइट? बिल्कुल सही। दूसरा पॉइंट यही था। तीसरा तथ्य यह है कि यूपी पुलिस में महिला आरक्षण 20% है। ऐसा ही है। और वो जो साइबर थानों का पॉइंट था। हाँ, चौथा तथ्य वही है। भारत और यूपी का पहला साइबर थाना 2016 में खुला था, लखनऊ और नोएडा में। 2016 में, ठीक है। और पांचवा है ऑपरेशन कन्विक्शन। इसका सीधा लक्ष्य है अपराधियों को सिर्फ 30 दिनों में सजा दिलवाना। सिर्फ 30 दिन? ये तो बहुत फास्ट और आक्रामक अप्रोच है। हाँ, और छठा तथ्य है ऑपरेशन त्रिनेत्र। इसमें सीसीटीवी कैमरों को पुलिस की तीसरी आंख बनाकर अपराधियों पर नजर रखी जाती है। तीसरी आंख काफी सटीक नाम है। और पुराने कानूनों के बारे में भी कुछ था ना? हाँ, 7वां और 8वां पॉइंट उन्हीं पर है। गैंगस्टर एक्ट 1986 में लागू हुआ था और गुंडा एक्ट 1970 में। क्या बात है। मतलब 1970 के कानूनों से लेकर आज के साइबर थानों तक ये प्रणाली कैसे विकसित हुई है, ये देखना सच में दिलचस्प है। एकदम। और करप्शन रोकने के लिए 9वां तथ्य है एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यानी एसीओ की स्थापना, जो 1977 में हुई थी। ठीक है। और 10वां वन लाइनर? वो एसआईटी का फुल फॉर्म है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। तो ये हो गए टॉप 10 वन लाइनर। एमसीक्यू पर नजर डालते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, कांस्टेबल से ठीक ऊपर कौन सा पद होता है? हेड कांस्टेबल। एकदम सही। दूसरा सवाल, यूपी 100 का नाम बदलकर 112 किस वर्ष किया गया? शायद 2019 में। बिल्कुल, 2019 में। तीसरा सवाल है कि जिले का पुलिस प्रमुख कौन होता है? ये तो एसएसपी या एसपी होते हैं। हाँ। और चौथा सवाल, डॉक्टर BR अंबेडकर पुलिस अकेडमी कहाँ स्थित है? ये मुरादाबाद में है। सही जवाब। और आखिरी एमसीक्यू, यूपी पुलिस का सर्वोच्च पद कौन सा है? ये तो डीजीपी होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, तभी होगा सिलेक्शन। अगला वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ, तभी लेकर आऊंगा।